नमो नमः मित्रों। नमः संस्कृताय। मैं देवमणि तिवारी संस्कृत प्रबोधन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन। और मित्रों, आज हम लोग सूचि पर्यावरण पाठ के जो कि एनसीईआरटी कक्षा 10 सीएमसी भाग 2 है कि काव्यांश भाग 5 और भाग 6 पर बातचीत करेंगे। इसके पहले हमने भाग 3 और 4 पर चर्चा किया था। तो भाग 5 काव्यांश है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुस्मावली समीर चलिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगम नमः शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। तो सबसे पहले मित्रों जरूरी होता है किसी भी कविता के या कवितांश के हम अन्वय करना। और अन्वय का मतलब होता है जिस पर कविता में शब्द इधर उधर बिखरे हुए होते हैं और इसमें क्या होता है, शब्दों को एक साथ जोड़ लिया जाता है और वो वाक्य में हो जाता है, गद्य में हो जाता है, जिससे कि उसका अर्थ निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें पूरी जो कविता है उसमें है स्यात्, जो स्यात् शब्द आया हुआ है, स्यात् श्यान्मे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। श्यान्मे दिया हुआ है, श्यान्मे। तो श्यान्मे स्यात् धन में आया हुआ है, यहाँ पे स्यात् धन में श्यान्मे हुआ है। तो स्यात् इसका है तो कहता है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुस्मावली। अब कुस्मावली में वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। तो मित्रों सूचि पर्यावरणम की हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मन को मोहने वाली है। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नवमालिका का सुंदर संगम है। अब अगर हम इस बात को देखें तो इसका प्रत्येक पंक्ति का एक एक उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो पहली पंक्ति है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, तो अब इस पूरी पंक्ति में जो है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, यहाँ पर माला रमणीया के बारे में बताया गया। रमणीया माला कैसी होगी, रमणीय है। और वह कैसी है, कहा हरित तरुणाम है। हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की और ललित लतानाम सुंदर लताओं की माला है। माला कैसी, देखिए हरित तरुणाम भी क्या दिया, विशेषण दिया है, माला के बारे में कहा गया है। और ललित लतानाम भी, इसमें भी माला के विषय में ही कहा गया है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, माला का विशेषण है, हरित तरुणाम और ललित लतानाम। और माला कैसी है, रमणीया है, सुंदर है, मन को मोहने वाली है। तो हरित तरुणाम कह लीजिए तो हरे भरे वृक्षों की माला है। ललित, भाई जो जंगल है, जो वन प्रदेश है, वह वन प्रदेश, वहाँ पर बहुत सारे हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं और उन हरे भरे वृक्षों के कारण से ही जो और भी वन प्रदेश है, वन क्षेत्र है, वो बड़ा सुंदर लग रहा है। ठीक है। तो ललित मतलब सुंदर, लता नाम सुंदर लताओं की माला है। हरित तरुणाम, तरु मतलब वृक्ष होता है और वृक्ष कैसे है, हरे भरे, सूखे वृक्ष नहीं, तरुणाम तरुओं की, तरु मतलब वृक्ष होता है। अब वृक्षों के हरे भरे वृक्षों की माला है। ललित है, ललित यानी सुंदर है, लता नाम लताओं की माला। माला कैसी है, रमणीय है, सुंदर, मन को मोहने वाली, शांति है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा। अन्वय क्या है आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर कोई क्रियापद नहीं है तो इसलिए हम पूरा का पूरा माला रमणीय है। और जो माला है वह कैसी बनी हुई है, हरित तरुणों की बनी हुई है और ललित लताओं की बनी हुई, यानी सुंदर लताओं की बनी हुई माला है और हरित तरुण हरे हरे वृक्षों की माला है। ठीक है मित्रों। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय। हरित तरुणाम, हरितानाम तरुणाम कर्मधारय समास है।
तरुणाम, तरुणाम यहाँ पर विशेष है और हरित, हरिता नाम, हरित क्या है, यह विशेषण है। और पूरा हरित तरुणाम ये माला का विशेषण है। ठीक है, ध्यान रखना है, हरित तरुणाम क्या है, माला का भी विशेषण है। लेकिन अगर हरित तरुणाम पद में हम देखें तो कर्मधारय समास बनता है, और कर्मधारय समास में हरिता विशेषण और विशेषक का समास होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो हरिता नाम तरुणाम, हरित तरुणों की क्या है, माला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों कि हरिता नाम जो हरित है, हरे हरे वृक्ष हैं, विशेषण है वे वृक्षों का, तो कर्मधारय समास है। दूसरी जगह ललित लता नाम, यहाँ पर ललिता लता तासाम, ठीक है, तो ललिता शब्द भी विशेषण है किसका, लता का, लेकिन ललित लता पूरा का पूरा विशेषण है माला का। तो अब अगर यह आया कि ललित लता नाम माला में कौन समास है, तो ललित लता नाम यह विशेषण बन जाएगा माला का, तो कर्मधारय समास बन जाएगा। लेकिन ललित लता नाम अगर केवल पद में देखेंगे तो यहाँ पर ललित लता नाम पद में कर्मधारय समास आता है। जो माला पद है, माला शब्द है, माला पद कहेंगे क्योंकि यहाँ पे माला जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो उसको हम देखेंगे। तो मल धातु से बना हुआ है, मल धातु से माला बनता है, मल धातु से अणिच और अच प्रत्यय लग करके माला शब्द निष्पन्न होता है। और माला स्त्रीलिंग शब्द है, और प्रथमा एक वचन में माला ही दीर्घ आकारांत है, और प्रथमा एक वचन में माला शब्द आता है, माला माले माला ऐसे बनता है, एक वचन में माला, द्विवचन में माले, बहुवचन में माला बनता है। भवादिगण की धातु है मल, उसी से निष्पन्न हुआ है, तो माला मल ऋच और अच मिलकर के माला पद का निर्माण हुआ है। अब माला कैसी है, रमणीया है। जो रमणीया शब्द बना है इसमें अनियर प्रत्यय है, अनियर कृत प्रत्यय है, इसलिए रमणीया शब्द कृदंत है। और रमणीया पद में जो रम है, ये रम क्या है, धातु है, और रम धातु रम क्रियाम रम इति माधव है, भवादिगण की धातु होती है। तो रम ऋच और अनियर, रम ऋच और अनियर मिलकर के रमणीय पद निर्माण होता है। लेकिन अब बनता क्या है रमणीय, लेकिन माला हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके लिए विशेषण पद भी स्त्रीलिंग का आएगा, तो रमणीय तो पुल्लिंग में हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब रमणीय को विशेषण बनाएंगे तो हमें स्त्रीलिंग का विशेषण चाहिए, विशेषण के रूप में इसको बनाएंगे, क्योंकि हमारा विशेष स्त्रीलिंग का है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मित्रों, बनेगा टॉप प्रत्यय लग जाता है, अजाद स्टॉप है सूत्र के द्वारा। वो बहुत एक लंबी विविध प्रक्रिया है, कभी मौका मिलेगा जरूर हम उस पर चर्चा करेंगे। बस इतनी जानिए कि अकारांत शब्द है, और अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें टॉप प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है। तो रमणीय शब्द अकारांत है क्योंकि या में ह्रस्व है, तो इसलिए इसमें हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करके रमणीय पद निष्पन्न करते हैं। ऐसे ही अब इसमें और दूसरे शब्द जो आए उनका देखिए। जो रमणीय आपसे पर्यायवाची पूछ लेता है, तो रमणीय पद का अगर पर्यायवाची देखेंगे तो सुंदरी, रुचिरा, मनोहरा, रम्या, ये रमणीय पद की पर्यायवाची बनेंगे। इसका विपर्य पदानी, रमणीय का विपर्य पदानी यानी अरमणीय होगा, विपर्य पदानी यानी कि अपोजिट, विलोम शब्द। तरुणाम जो शब्द आया हुआ है यहाँ पे मित्रों, तरुणाम का अगर हम देखें, तरुणाम शब्द में तरु का बना है, तरु मूल शब्द है, और तरु मूल शब्द का षष्ठी बहुवचन में तरुणाम पद बनता है, ठीक है। और पर्याय पदानी अगर इसका पर्यायवाची शब्द देखें तो गाक्ष, द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप और बिटप तरु की पर्यायवाची होते हैं। और ये अक्सर प्रश्न आता है मित्रों, पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। अब अगर हम दूसरे पंक्ति पर आते हैं, कुसुमावली समीर चलिता श्यान्मे वर्णिया, तो अब इसमें देखिए क्रियापद दिया, कहा स्यात है। अभी स्यात हम वहां पर भी जोड़ सकते हैं, स्यात मतलब है या हो, ठीक है। तो कैसे कहा स्यात हो, कहा क्या, कहा वर्णीय स्यात, कहा चुनने योग्य हो, किसके चुनने, कहा में वर्णीय स्यात, किसके हो, में। यहाँ पर स्यात और स्यात धन में, स्यात धन में का यहाँ पर संधि हुआ है, व्यंजन संधि हुआ है, और इसलिए यहाँ पर मतलब स्यान में बन गया है संधि होकर के, व्यंजन संधि होकर के। लेकिन अगर इसको हम तोड़ते हैं तो में वर्णीय स्यात, मेरे लिए वर्णीय हो, चुनने योग्य हो। कहा क्या, कहा कुसुमावली, मेरे लिए कुसुमावली वर्णीय, में कुसुमावली में वर्णीय। कुसुमावली फूलों की जो पंक्तियां हो, बगीचे में जो फूलों की पंक्तियां हो वो कैसी हो, वर्णीय हो। समीर चलता, समीर मतलब हवा और चलता मतलब हवाओं से हिलती, यानी जो फूल हैं
वो फूल की जो डालियां हैं वो हवाओं से हिल रही हो, यानी मंद मंद हवा भी बह रही हो, ऐसी मंद मंद जो हवा बहेगी, उस हवा के बहने से जो डालियां होंगी वो हिलेंगी, और उन डालियों के हिलने से ही जो बात सामने आती है वो वर्णीय हो, चुनने योग्य हो। तो समीर चलता हवा से हिलती हुई कुसुमावली फूलों की पंक्तियां में मेरे लिए वर्णीय चुनने योग्य हो, ऐसा हो। कुसुमावली समीर चलता स्यात में वर्णीय। अगर इसमें हम शब्दावलियों पे जाएं तो सबसे पहला पद है कुसुमावली। कुसुमावली शब्द बना है कुसुम धन आवली से बना हुआ है, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। अगर हम इसमें समासिक भाव को देखें तो षष्ठी तत्पुरुष बनता है कुसुमा नाम आवली, षष्ठी तत्पुरुष समास बनता है, यहाँ पर ऐसा होता है। कुसुम कुश धातु से उम प्रत्यय होकर के फूल शब्दाता निष्पन्न होता है, कुसुम बनता है। और कुसुम का अर्थ है पुष्प, पुष्प इसका पर्यायवाची शब्द है, पुहुप इसका पर्यायवाची शब्द है, सारंग इसका पर्यायवाची शब्द है, कुसुम इसका पर्यायवाची, प्रसून इसका पर्यायवाची शब्द है, सुमन पर्यायवाची शब्द है, सुम पर्यायवाची शब्द है कुसुम का, शमद फल पिता पर्यायवाची शब्द है कुसुम का, मंजरी, सुमनस, सून, प्रसव, मनीचक, आवली, और स्त्रीलिंग पंक्ति रेखा और श्रेणी भी इसके पर्यायवाची, आवली पंक्ति का पंक्ति रेखा और श्रेणी इसके पर्यायवाचिक शब्द बनते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आप लोग पर्यायवाची भी देखें, पर्यायवाची को भी याद करें, उन्हें मस्तिष्क में बिठा के रखें कि अक्सर प्रश्न पर्यायवाची वाले आते हैं। अब दूसरा शब्द हम देते हैं समीर चलिता को लेते हैं, जो इस पंक्ति में आया हुआ है। समीर चलिता ने समीरेण चलिता, समीर के द्वारा पवन के द्वारा जो चलित है ऐसी फूल, उस कुसुम की बात करता है। तृतीया विभक्ति का रूप है यहाँ पर, तो समीरेण में तृतीया है, उत्तर पद प्रधान है, तो तृतीया तत्पुरुष समास बना हुआ। स्यान में जो शब्द आया हुआ है यहाँ पे स्यात और में दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर देखें तो व्यंजन संधि आता है। तो दूसरा में है, यह अस्मद धातु का अस्मद शब्द रूप है, सर्वनाम है, अस्मद सर्वनाम का एक वचन का रूप है। चतुर्थी विभक्ति बनता है मह्यम एक वचन, और में एक वचन में बनता है। आवाभ्याम नौ द्विवचन में बनता है चतुर्थी विभक्ति में अस्मद के, और बहुवचन में बनता है अस्मभ्यम या न बहुवचन में मित्र बनता है। यहाँ जो क्रियापद आया हुआ है स्यात है, जो कि अस धातु की क्रियापद है, धातु रूप है। कर्तरी प्रयोग है, अर्थात यहाँ पे कर्तृवाच्य है। स्यात क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्तरी प्रयोग हुआ है। विधिलिंग लकार है, परस्मय पद की धातु है अस, और प्रथम पुरुष में एक वचन में बनता है स्यात या स्याद, आप देख सकते हैं, और द्विवचन में बनता है स्याताम, और बहुवचन में बनता है स्यु। जो इस श्लोकांश की है एक शब्द और इसमें आया है, वर्णीय शब्द आया है। अब अगर इसको हम देखें इस श्लोकांश में, तो वर्णीय शब्द है कृदंत शब्द, कृदंत प्रत्यय है व्रिय, अनियर कृदंत प्रत्यय से बना हुआ, व्री धातु से अनियर प्रत्यय लग करके वर्णीय बना, और वर्णीय से का स्त्रीलिंग यानी वर्णीय से टॉप प्रत्यय लग करके वर्णीय पद निष्पन्न होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्री धातु है, व्रीय वर्णीय यानी स्वादिगण की धातु है, व्री जो है स्वादिगण की धातु है, 10 प्रकार गणीय है, और वर्णीय पद दीर्घाकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसका माता की तरह लता की तरह शब्द रूप चलेगा, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है वर्णीय। अब ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्यों? कुसुम शब्द है, में श्यान में मेरे लिए वर्णीय हो, और वर्णीय विपर्य पदानी है, अवर्णीय है, यानी वर्णीय विपर्य पदानी अवर्णीय है, इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में, विलोम शब्द आपको याद आ सकते हैं, विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद है कहनौ मालिका रसालम मिलता रुचिरम संगमनम, दिया शब्द दिया हुआ है। अन्वय इसका आया है नौ मालिका रसालम रुचिरम संगमनम मिलता स्यात्। अगर इसका हिंदी अनुवाद देखें तो नौ मालिका यानी नौ मालिका एक लता होती है, जो लता पेड़ की चारों तरफ लिपट करके, अभिज्ञान शाकुंतलम भी नौ मालिका शब्द आया हुआ है। तो नौ मालिका पद है वो पेड़ के ऊपर ही जाकर आश्रय लेती है, पेड़ का ही आश्रय लेती है। तो जो ये नौ मालिका है इसने रसालम आम के पेड़ से आश्रय लिया हुआ है, रुचिरम सुंदर संगमनम मतलब संगम यानी मिलता प्राप्त स्यात् हो, यानी नौ मालिका का संगम किससे हो? रसालम आम के पेड़ से, रुचिरम सुंदर संगम प्राप्त हो, ऐसा दिखाई दे, ऐसा हो, ये यहाँ पर कह रहा। स्यात् पद इसमें नहीं था, लेकिन हमने इसके पहले वाले पद से स्यात् पद का यहाँ पर आगम कर लिया है और वो बन गया।
जो नवमालिका शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है, नवधन मालिका। जो मालिका शब्द है यह मल धातु से बना हुआ है, जो कि भवादिगण की धातु है, और मल से ऋच और डबुल प्रत्यय होकर के मलिक शब्द बना और दीर्घ अकारांत होकर के मालिका पद का निष्पन्न होता है, स्त्रीलिंग का शब्द। नवमालिका शब्द संज्ञा स्त्रीलिंग का है। इसका जो पर्यायवाचिक शब्द है वह चमेली या निवारी होता है। निवारी यानी जो किसी पेड़ पे लपट करके चढ़े वो निवारी कहलाती, घास कहलाती। रसालम पद आया हुआ है इस पंक्ति में। रसालम पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ होता है आम, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है। परे पदानी, अगर हम रसालम का पर्यायवाचिक शब्द देखें तो आम्र, शहकार, अतिसौरभ, कालांग, मधुदूत रसाल की पर्यायवाची आती है। माकंद, पिकवल्लभ, चूतक, फलश्रेष्ठ, अमृत फल, अमृत, वृषाफल, वसंद्रु, पिक प्रिय, पियाम, प्रियांबु और शुक्र प्रिय, ये सारे के सारे रसाल के पर्यायवाचिक शब्द हैं। और ये कहीं पूछ भी सकता है, या तो आपकी इस परीक्षा में या कहीं प्रतियोगी परीक्षा में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर रुचिरम पद आया है। अगर रुचिरम को देखें तो रुचिरम रुचिर शब्द है, शब्द रूप नपुंसक लिंग का, प्रथम व्यक्ति एक वचन में है। रुचिरम का पर्याय पदानी बनता है उत्तमम, और रुचिरम का विपर्य पदानी बनता है अरुचिरम। विपर्य पदानी यानी अपोजिट वर्ड बनता है। संगमनम का समुपसर्ग है, गम धातु है, और इसका बनता है, और संगमन से प्रथमा विभक्ति एक वचन में संगम बनता है, संगमन बनता आता है, ठीक है। और इसमें ल्युट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सम गम धन ल्युट, सम गम धन ल्युट करके बना हुआ है संगमन। मिलता, मिलता जो क्रियापद है, इस मिलता में मिल धातु से अगता प्रत्यय होकर के बना हुआ है मिलता, तो संगमने मिलता मिलत से बना, और टाप प्रत्यय है, मिलता बनकर के स्त्रीलिंग आता है। तो सब स्त्रीलिंग के ही शब्द रूप यहाँ पर आगे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। जो इस प्रकार से हमारा छठा श्लोक, पांचवा श्लोक कंप्लीट होता है। अब छठे श्लोक की बात करते हैं। आई चल बंधो, कहता आई बंधो चल, चलो, कहाँ चलो, कहा खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, कि हे भाई, अरे बंधुओं, चलो चलो चल, आई बंधो चलो, हे बंधु, हे मित्रों चलो, कहाँ चलो, कहा खग कुल कलरव, जहाँ पर खगकुल का, पक्षियों के समूहों का, कलरव यानी आवाज हो, चहचहाट हो, ऐसे वन प्रदेश में चलो। यानी निर्जन प्रदेश में नहीं जाना आपको, कि बहुत बहुत जंगल है लेकिन वहाँ पशु पक्षी ही नहीं है, क्योंकि पशु पक्षियों की जंगल की शोभा तो पशु पक्षी ही बढ़ाते हैं। तो कलरव से आवाज से गुंजित हो, वहाँ का मधुर संगीत हो, ऐसे वन प्रदेश में चलने की बात यहाँ पर कह रहा। अब अगर पहला शब्द देखिए, खगकुल शब्द आया हुआ, तो खगकुल शब्द बना दो शब्दों से, खग और कुल। कुल का मतलब होता है समूह। तो खगा नाम कुलम, षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा, इसका समासिक विग्रह बनेगा खगा नाम कुलम। खग का शब्द है, इसका पर्यायवाची पद देखेंगे तो पुल्लिंग में है, बिहग, बिहंगन, बिहाया, शकुनी, शकुंती, शकुंत, शकुन, द्विज, पत्री, पत्ररथ, अंडज, नगौका, वाजी, विकर, नीडोद्भव, गुरुत्मान, नभसंगम, नभचर, नाड़ीचल, चरण, पतंग, चंचुभृत, छुरण, सरड़, द्युग, चिड़िया, चिरैया, चिरैया, पंछी, ये सब खग की पर्यायवाची हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, पर्यायवाची शब्द आएगा, निश्चित आएगा आपने। अब देखिए, खगकुल का षष्ठी तत्पुरुष बनता है, लेकिन अगर कलरव पद भी जुड़ जाए तब भी षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। खगा नाम कुलम तेषाम कलरव, खगकुल उनका कलरव, ठीक, खगकुल का कलरव, तो खगकुल पद एक बन गया, खगा नाम कुलम, तो खगकुलम बन गया और कलरवम बना, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पे आता है। अब अगर और दूसरे शब्दों को देखें इसी पद में, तो गुंजित वन प्रदेश शब्द आया हुआ है, गुंजितम वन देशम, वन देश कैसा है, गुंजित है, तो गुंजितम पद विशेषण हुआ और वन देश विशेष हुआ, इसलिए कर्मधारय समास यहाँ पर बनता है। अगर वन शब्द का पर्याय पदान्य शब्द देखें तो अटवी, अरण्य, विपिन, कानर, कांतार, जंगल, कुपथ, दुर्गम पथ, काटिका, कक्ष्यक, कुंदिलवाक्ष, वनी, गहन, घन, कक्ष, दुर्गम, अटवी, ये सारे के सारे शब्द बन के पर्यायवाची शब्द हैं। आपने तो इस तरह के बहुत सारे शब्दों को सुना ही नहीं होगा, पहली बार आपने सुना होगा। चल, अगर चल को देखें तो चल
जो चल शब्द है, चल धातु का रूप है, ये कर्तरी प्रयोग में लोट लकार पर बना हुआ है, परस्मै पद का मध्यम पुरुष में बनता है, एक वचन में बनता है चल, चलतात, चलताद या चल, एक, ये तीनों पद एक वचन में बनते हैं। चलताद भी मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में बनता है, लोट लकार में परस्मै पद है, मध्यम पुरुष एक वचन में चलताद भी बनता है, और मध्यम पुरुष एक वचन में चल भी पद बनता है। तो अब यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया, कहा कि चल चलो भाई चलो, तो दूसरों के लिए, सामने वाले के लिए ना, मतलब जो श्रोता है, और श्रोता के लिए सदैव मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। वक्ता अपने लिए जब भी प्रयोग करेगा तो प्रथम पुरुष का प्रयोग करेगा, लेकिन जब वही वक्ता किसी अन्य की बात करेगा, किसी और की बात करेगा जो सामने उपस्थित नहीं है, किसी और की बात करेगा, तो उसके लिए आप प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं। अब नया पद हम जो तीसरा पद इसमें है, कहा पूर्व कलरव समृद्ध जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। कहा धृत सुख संदेशम, ऐसा संदेश देना है, कैसा? कहा धैर्य का संदेश दो, धैर्य का, धीरज का, क्योंकि जब समाज में विसंगतियां पैदा होती हैं तो सबसे पहले मनुष्य अपना धैर्य खोता है, पेशेंस खो देता है। तो पेशेंस रहना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए। विसंगतियों के होने पर, समस्याओं के आने पर हम धैर्य पूर्वक उनका सामना करें तो निश्चित है उनका समाधान हमारे समक्ष हो सकता है। तो धैर्य होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए। तो कहा पुर यानी नगर के, क्योंकि प्रदूषण कहाँ है? नगर में है, गांव में प्रदूषण थोड़ी है। कहा पुर कलरव, नगर के कलरव यानी शोरगुल में, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, लोगों की संख्याएं चल रही हैं, लगातार गाड़ी चल रही हैं, तो उनका एक शोर होता है। कहा संभ्रमित, भ्रमित या परेशान। तो संभ्रमित शब्द किसके लिए आया हुआ? जनेभ्य के लिए। और कलरव पद किसके लिए आया हुआ है? पुर के लिए है, नगर के लिए। तो पुर यानी नगर के, कलरव यानी शोरगुल से, संभ्रमित, भ्रमित या परेशान जनेभ्य लोगों के लिए, धृत यानी धैर्य का, सुख संदेशम, सुख संदेश दो। जो धैर्य का संदेश है ये सुख देने वाला है, क्योंकि यदि व्यक्ति के हाथ से धीरज चला गया, व्यक्ति के हाथ से धैर्य चला गया, तो फिर उसका बच पाना तो फिर मुश्किल है। अब इस जो शब्दावलियां, इसमें जो पंक्ति में अगर हम शब्दों को देखें तो पहला शब्द आया, पुर शब्द आया हुआ। पुर शब्द में पुर धातु से क प्रत्यय होकर के पुर बनता है, नपुंसक लिंग में आता है। और इस पुर का पर्यायवाची पद अगर देखें तो नगर, शहर, महल, गढ़, घर और शरीर आता है। एक पद आता है पुर कलरव आता है, क्योंकि दोनों पद पुल कलरव, तो पुराणाम या पुरस्य कलरव षष्ठी तत्पुरुष समास से आता है। यहाँ पर पूर्व पद षष्ठी तत्पुरुष है और उत्तर पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष आएगा। एक शब्द और आया संभ्रमित जनेभ्य, ठीक है। संभ्रमित जनेभ्य में सम उपसर्ग है, भ्रमित जनेभ्य शब्द है, दोनों के बीच में व्यंजन संधि का निष्पन्न हुआ है। और अगर इसमें संभ्रमित जनेभ्य में हम समास देखें तो संभ्रमितेभ्य जनेभ्य, ठीक है। संभ्रमितेभ्य जनेभ्य, विशेषण जनेभ्य, संभ्रमितेभ्य। जनेभ्य कैसे हैं? लोग कैसे हैं? कहा संभ्रमित हैं, भ्रमित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ा और दर्द से, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जो संभ्रमित शब्द बना हुआ है सम उपसर्ग से भ्रम धातु से णिच प्रत्यय होकर के बना हुआ है। और जो भ्रम धातु है भवादिगण की धातु है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है भ्रम चलने से बना हुआ है। जो भ्रमित शब्द आया पुल्लिंग का है, जनेभ्य भी पुल्लिंग का है, तो उसके लिए जो विशेषण शब्द भी रहेंगे वो भी पुल्लिंग के ही रहेंगे। और प्रथमा पुल्लिंग में बनता है भ्रमितः, विभक्ति एक वचन, अगर देखा जाए तो भ्रमितः प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बनता है। इस भ्रमित का अगर स्त्रीलिंग देखेंगे तो भ्रमिता बनता है, और भ्रमिता का प्रथम व्यक्ति एक वचन में भ्रमिता आता है। और भ्रमित नपुंसक लिंग में भी बनता है, और भ्रमित का नपुंसक रूप प्रथम व्यक्ति एक वचन में बनता है भ्रमिता। दूसरा पद यहाँ पे मित्रों क्या है? जन, जनेभ्य पद आया हुआ है। जन, जन, जननी, मित्र, जुहोत्यादि गण की धातु है, और जन से अच प्रत्यय होकर के, ये जो धातु है जन, इस जन से अच प्रत्यय होकर के जन, जन शब्द आया हुआ है। और जन का चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में जनेभ्य बनता है। जन पुल्लिंग का शब्द है और अकारांत है, राम की तरह शब्द रूप चलेगा, रामेभ्य भी चतुर्थी बनता है, उसी तरह जनेभ्य भी बनेगा। जन धातु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में बनता है। जन धातु का जन प्रातिपदिक का अगर पुल्लिंग में बनाएंगे प्रथम व्यक्ति जन, जन का स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो जना, और नपुंसक लिंग में प्रथम व्यक्ति वचन बनाएंगे तो जन्म पद निष्पन्न होता है।
इसमें जो तीसरा पद है धृत सुख संदेशम, अगर इस पूरे शब्द को देखें तो एक समासिक शब्द है धृत सुख संदेशम। इसमें इसका जो समासिक विग्रह बनता है, कहा धैर्यस्य सुखम तस्य संदेशम, जो धैर्य का सुख, धैर्य रूपी सुख का संदेश दे वही धैर्य धृत सुख संदेशम। अब अगर सुख संदेशम का यहाँ पर धृत और सुख संदेशम है तो दोनों का हम शब्द अलग अलग देखेंगे। तो सुख संदेशम का विपर्य पद है दुख संदेशम। सुख संदेशम का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुख संदेशम हो जाएगा। जो संदेशम शब्द है यह सम उपसर्ग से दिस धातु से ऋच और अच प्रत्यय होकर के बना। सम, दिस, ऋच और अच इनसे मिलकर के बना हुआ है। इसका तीनों रूप चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों चलता है। पुल्लिंग बनता है संदेश, स्त्रीलिंग बनता है संदेशा और नपुंसक लिंग बनता है संदेशम। जो धृत शब्द है इस धी से अक्ता प्रत्यय होकर के धृत पद निष्पन्न हुआ है और पुल्लिंग में बनता है धृतः, स्त्रीलिंग बनता है धृता और नपुंसक लिंग में बनता है, ठीक है, धृतम। तो धृतः, धृता, धृतम पद निष्पन्न होता है। अब अगर हम आगे चलें तो जो अंतिम पंक्ति है छठवें श्लोक की, कहा चाकचिक्यम जलम नो कुर्वा जीवित सहचरणम, चाकचिक्या जालम जीवित रसहरणम न कुर्यात, ना कर ले, ना करे ले। कहा चाकचिक्यम, नगर की जो कच्चा चौंध है, इसी की तरफ तो लोग भाग रहे हैं। बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े तरीके, उनके अलग खान पान, सब कुछ एक अलग ही होता चला जा रहा है। तो चाका, नगरों की चकाचौंध भरी जालम यानी दुनियानी जाल को कहीं हमारे जीवित रसम, जीवन के रस का हरण ना कर ले। नह, नह कुरियात, नह कुरियात, नो कुरियात मतलब नह कुरियात, नह का कुरियात के साथ विसर्ग संधि रूप बना तो नो बना है, आह को ओ आदेश हुआ तो नो कुरियात यानी नह कुरियात पद यहाँ पर निष्पन्न होता है। चाकचिक्यम जालम यानी कृत्रिम भावपूर्ण जगत, ये जो नगर का सौंदर्यीकरण है कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर वन में हम जाएं, अगर हम जंगल के सौंदर्य की बात करें तो प्राकृतिक है। तो चाकचिक्यम जालम कृत्रिम भावपूर्ण जगत का जो है ये जाल है, इस जाल से बचने की बात कर रहा है। और चाकचिक्य जालम का अगर समास देखें तो चाकचिक्य जालम, जालम मतलब जगत जो बना हुआ है, तो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। तो चाकचिक्यम ये विशेषण है और विशेष पद बनेगा जालम और इस प्रकार कर्मधारय समास बनेगा चाकचिक्यम जालम। हरणम है हरि धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के हरण पद बना हुआ और हरण का प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग में, हरण का जब नपुंसक लिंग में रूप हम देखते हैं तो हरणम यहाँ पर पद आता है, ठीक है। यहाँ पर शब्द आया है नह कुर्यात जीवितम, नह कुर्यात जीवित, ये पूरक समासिक शब्द है। नह और कुर्यात के बीच में विसर्ग संधि हुई है और कुर्यात और जीवित के बीच में व्यंजन संधि हुई है। अगर ध्यान दीजिएगा तो कुर्यात और इनके बीच में क्या हुई है, व्यंजन संधि हुई है, ठीक। जीवित रस, अगर इसका विपर्य विलोम शब्द देखें तो मरण रस बनेगा। कुर्यात यहाँ पर क्रियापद है, क्री धातु है, कर्तर अर्थ में है, कर्तृवाच्य में है, विधिंग लकार की है और प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है कुर्यात या कुर्यात, द्विवचन में बनता है कुर्याताम और बहुवचन में बनता है कुर्यो। तो मित्रों ये था शब्द व्याख्या, मैंने आपके समक्ष एक एक शब्द की व्याख्या यहाँ पर की है। उसमें कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं शब्द में, कौन से धातु से वह शब्द बना हुआ, उसका क्या अर्थ बनेगा, क्या उसकी कोई पर्यायवाची बन सकती है, यदि पर्यायवाची है तो कौन सी क्या क्या पर्यायवाची हो सकती हैं, और उस शब्द का विलोम शब्द भी क्या है, इस पर भी हमने चर्चा की। तो सभी को नमो नमः, धन्यवाद।